आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है नॉमेनक्लेचर कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम कैसे हम बता दें, नाम कैसे लिखें उसका। ये टॉपिक जो है नीट जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11th के लिए तो है ही है क्योंकि ऑर्गेनिक सीखनी है तो नॉमेनक्लेचर जो है वो तो सीखना ही पड़ेगा। नीट जेई की मैं बात कर रहा था, जेई एडवांस लेवल तक सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर जो है क्या लिखेंगे आप, इनका नाम क्या लिखेंगे। तो या वहाँ पर ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको नाम दिया होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं हम एट द एंड डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट आई विल बिगिन विथ वेरी सिंपल थिंग्स जो कि क्लास 11th के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट जेई वाले तो जानते हैं, उनके लिए जो है बहुत ही बेसिक रहेगा ये। अगर कन्फ्यूजन कहीं है तो वो दूर हो जाएगा, बट अगर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है तो वो आगे इसको चला के, वीडियो को चला के आगे देख सकते हैं क्योंकि आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर में कुछ स्पेशल जो है रूल्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेशल कंपाउंड्स हैं जिनका नाम हम जो है नहीं जानते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके लिए वहाँ से ये जो है शुरू हो सकता है। अब मैं डायरेक्टली अब टॉपिक पे आता हूँ। नॉमेनक्लेचर जो है, हमारे पास दो तरह के नॉमेनक्लेचर हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। एक होता है बेटा कॉमन, ठीक है, कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, कॉमन सिस्टम, या इसको ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ट्राइबल सिस्टम, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जब जन्म लिया तो हमारा पहला काम है इसको नाम देना। और नाम कैसे देंगे हम? नाम देने के दो तरीके हैं। एक, जैसे मैं बता रहा हूँ, कॉमन सिस्टम है या ट्राइबल सिस्टम जो बहुत पहले से ही यूज में है। टिल एंड ऑफ 19th सेंचुरी यही का यूज होता था। बहुत सारे कंपाउंड्स जो बने थे, डिस्कवर हुए थे, उनको ट्राइबल नेम से ही जाना जाता था, ठीक है। जैसे तब जो है हमारे पास ये एक कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, ये आप जानते हो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, जो कि कोलब ने सिंथेसाइज किया था, ठीक है। इसका नाम जो है, जो ही सिंथेसाइज हुआ, इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा, ऑल ऑफ यू नो एसिटिक एसिड। तो एक एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक। तो ये कॉमन नेम जो है कहाँ से आया? ये यूजुअली हम इस सिस्टम में जो भी नाम कॉमन सिस्टम में, या तो इसके सोर्स से जहाँ से ये बनता है, या किसी प्रॉपर्टी के बेस पे ये नाम दिया जाता है, ठीक है। सिस्टमैटिक नहीं है, ये ऐसे रैंडम सा नाम कोई दिया। एसिटिक एसिड जैसे इसका जो है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एसिटियम, एसिटियम जो है ये लैटिन वर्ड है विच इज द वर्ड फॉर वेनेगर। वेनेगर होता है ना सिरका, जो हम जो है सब्जी वगैरह में, अचार वगैरह में डालते हैं। तो वेनेगर जो है एसिटियम है। तो चूंकि एसिटिक एसिड का ही वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड, ठीक है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होता आपने, जैसे ये एक कंपाउंड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड जो है ये कहाँ से डिराइव हुआ? फॉर्मिका, फॉर्मिके, और वो जो है एंट्स के लिए, रेड एंट्स
जो है उनका लेटिन नेम है, तो वो जो है आप यहाँ पर उसी से डिराइव किया गया इसका एसिटिक एसिड है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स है जो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक डिस्कवर हुए और उनका नाम जो है कॉमन नेम या ट्राइबल नेम दिया गया। ठीक है, तो इसमें पुराने नाम है, लिटरेचर में भी मौजूद है। तो अभी हम क्यों फिर पढ़ रहे हैं? क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते, डिस्कार्ड कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी ये इन यूज है कमर्शियली। अगर आप बाजार से कोई बॉटल लाओगे इस वाले कंपाउंड की, तो उस पर लिखा होगा अभी भी एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जो आज हम जब यूज करते हैं, जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होता है या एग्जाम आता है, तो वहां पर भी इन कॉमन नेम्स का जो है वो यूज होता है, इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नाम हम याद नहीं रख सकते, ठीक है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिनके कॉमन नेम जो है वो याद रखने हैं। उनका कोई और तरीका नहीं है, सीधा याद रखना है। ठीक है, तो इसमें यही है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कहाँ से निकला ये ऐसे याद रख सकते हैं, या इनकी कोई प्रॉपर्टी होती है, पिक्यूलर प्रॉपर्टी कोई होती है, उसके हिसाब से इसका नाम होता है, मगर कोई सिस्टमैटिक जो है वो ये चीज़ नहीं है। ठीक है, सिस्टमैटिक नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी आपको याद रखना है, ये इनके मगर सीधा ना। जैसे बेटा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे ये आप एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कंपाउंड में लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखता हूँ। ये जो है इसका नाम, इस कंपाउंड का नाम जो है, कॉमन नेम जो है वो कैम्फर है। ठीक है, क्या है? कैम्फर, काफूर, कैम्फर। ठीक है, ये स्वाइन फ्लू में कहते थे, जो है ये यूजफुल है, एनीवेज है नहीं है वो, उस पर हम डिस्कस करें। इसका नाम है कैम्फर। सो दिस इज द कॉमन नेम ऑफ कैम्फर। ठीक है, कैम्फर इज द कॉमन नेम ऑफ दिस वेरी कंपाउंड। तो आप अब क्या है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है और इसका हमें सीधा याद रखना है, इसका नाम है कैम्फर। ठीक है, तो इसमें कोई तरीका नहीं है, रैंडमली किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बता रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो इसका सोर्स होगा, इसकी कोई पिक्यूलर प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, या कभी कभी किसी साइंटिस्ट के नाम पे भी इनमें जो है वो नाम जो है रखा गया है। ठीक है, तो ये कंपाउंड लिखने में जो है नाम लिखने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर याद बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये याद रहे। जैसे मैं एक और कंपाउंड लिखता हूँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं एक चीज़ लिखता हूँ, ध्यान से देखो, जो एंट्रेंस के बच्चे हैं वो समझ आएंगे। मैं लिख रहा हूँ एंथ्रानलिक एसिड। क्या लिखा मैंने? एंथ्रानलिक एसिड। तो ये एंथ्रानलिक एसिड जो है ये क्या है, किस तरह का कंपाउंड है? दिस एंथ्रानलिक एसिड इज ए कॉमन नेम फॉर ए कंपाउंड विच इज एक्चुअली, जो अगर मैं यहाँ पर आपको इसका स्ट्रक्चर बना दूं बेटा, वो आपको इस तरह से है, ध्यान से देखो, एंड यू हैव NH2, इट्स एन अमाइनो एसिड। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, कि इस तरह का एसिड जो है उसको एंथ्रानलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नेम में कोई भी तरीका नहीं है याद रखने का। ठीक है, एक्सेप्ट दैट आप 2-4 बार 5 बार इसको पढ़ लें, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा कॉमन नेम। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, हमें ये बुलाना नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि वी विल स्विच टू द न्यू सिस्टम, जो कि एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमारे पास नया सिस्टम एक आया। क्योंकि देखो, दिन ब दिन नए जो है कंपाउंड्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, सिंथेसाइज होते गए, और कहते हैं कि 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारे पास, और इट्स काउंटिंग, 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, इनका नाम अब आप खुद ही बताओ बेटा। मैंने अभी तो 2, 3, 4 हमने पढ़े यहाँ पर, तो जिसको 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हमने नाम लिखना होगा तो हमें मानिए नाम ही खत्म हो जाएंगे, डिफरेंट नाम देते देते 16 मिलियन इज अ वेरी बिग नंबर। तो इसलिए क्या किया गया कि टुवर्ड्स द
एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एक नया सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया जिसको हम आज कहते हैं क्या बेटा, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको पता है, ये जो है इन्होंने पहले IUC था वगैरह, उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास IUPAC जो है वो नॉमेनक्लेचर दिया गया। फिर कुछ मीटिंग्स उसके बाद जब ये पहली बार दिया गया, उसके बाद इरेगुलर टाइम पे कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल के बाद इसमें रिव्यू किया गया कि कोई ऐड तो नहीं करना है, कुछ डिलीट तो नहीं करना है। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जो ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, विच इज़ अ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है, सिस्टमैटिक एक पूरा सेट ऑफ रूल्स है जिसे हम ये नाम देते हैं, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है IUPAC। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इसमें रूल्स वगैरह है, वो हम बेटा पढ़ेंगे 1993 के, ठीक है, 1993 में जो लास्ट इसमें जो रिवीजन हुआ था उसके रूल्स जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। वही आपके जो है वो सिलेबस में भी है, तो वो हम रूल्स जो है वो पढ़ेंगे 1993 के, ठीक है। ये आज जो है हमें अवेलेबल होते हैं, जो IUPAC की वेबसाइट है उस पर जो है रूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है। तो ये सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर IUPAC का आज हमारे पास है। तो हम ये जो IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है इसको सीखना है, इसको सीखना नहीं है बेटा, इसको याद रखना है, ठीक है। दिस इज सिंपली यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स, बट ये वाली चीज़ जो है ये आपको सीखनी है। ये एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। ये जो ये हमारे ये जो 16 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन सब का नाम हम बता सकते हैं। इवन अगर और आगे जाके और जो कंपाउंड्स इन्वेंट होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, डिस्कवर होते हैं, उन सब का नाम हम दे सकते हैं यूजिंग दिस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज़ नोन एज IUPAC, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये ट्राइबल सिस्टम और इस सिस्टम में बहुत फर्क है। ये सिस्टमैटिक है, वो सिस्टमैटिक नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे में आपको समझाऊंगा बेटा कि हमारे पास जो है जब बच्चा कोई जन्म, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ने जन्म लिया तो आप उसको ये नाम रख सकते हो, ट्राइबल नेम रख सकते हो, या IUPAC जो है वो आप रखोगे। तो जिस तरह से एक बच्चे का हम नाम रखते हैं, जनरली हम जो है यहाँ पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई टेम्परेरी नाम दे दिया, ठीक है। कोई मोटा सा हो गया, उसको गोलू बता दिया, ठीक है। तो वो गोलू जो है वो कोई नाम ही नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ कोई लड़की होगी, छोटी सी बच्ची है, पिंक कलर है, उसको पिंकी नाम रख दिया, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ सिस्टमैटिक नेम, दैट्स नॉट अ सिस्टम। वो एक कॉमन सा नाम उसके किसी कैरेक्टरिस्टिक पे जो है वो रख दिया नाम, मगर वो उसको रह जाता है, फिर बड़े होके भी आप देखोगे, ठीक है, तो उसका वो नाम रह जाता है। कभी कभी दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। कुछ लोग तो आपको उसी नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर नाम होता है यहाँ पर बिट्टू। तो बिट्टू जो है ये कोई, आप देखोगे ये कोई सिस्टमैटिक नहीं है। बिट्टू तो किसी का नाम, जो इसे कोई पता नहीं चलता। बिट्टू आप देखो, बिट्टू जो है इससे कोई ना रिलीजन का पता चलता है, ना रीजन का पता चलता है। देखो बिट्टू किसी का भी, मुस्लिम हो बिट्टू नाम रखता है, हिंदू हो मुस्लिम ये जो नाम रखता है, सिख हो वो नाम रखता है, कोई भी बिट्टू। इवन सम टाइम्स बिट्टू जो है हम किसी बिल्ली का नाम रखते हैं, कुत्ते का नाम रखते हैं। तो इसका मतलब ये कोई सिस्टमैटिक जो है वो नाम नहीं है, मगर एक बार रख दिया तो रख दिया, इसको फिर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कॉमन है। बट जो हमारा ये जो IUPAC ये एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर है, जिसमें हम एक तरीके से रखते हैं। जैसे हमारे पास उस नाम से जो वो सिस्टमैटिक, उससे बहुत हद तक पता चलता है कि ये जो बच्चा है ये कहाँ का हो सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अक्सर हम जो है, अगर मैं नाम बताऊं कि ये जो है इसका नाम है चिन्ना स्वामी, मुत्तस्वामी अय्यर, तो आप समझ गए होंगे ये साउथ का बंदा होगा, ठीक है। यहाँ पर वो अब्दुल रहमान शेख, ठीक है, तो अरब का होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो हम इन दिस पार्ट ऑफ
वर्ल्ड, यहाँ पर कश्मीर की बात करूँगा, यहाँ पर अक्सर हम नाम लिखते हैं, जैसे जैसे होगा बेटा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जाहिद यूसुफ भट्ट, ठीक है, तो ये मैंने नाम लिख दिया। बट यहाँ पर आप देखो, ये इंफॉर्मेशन देता है, ये बताता है कि जाहिद जो है इसका नाम है, यूसुफ प्रोबेबली इसके फादर का नाम है, ठीक है, भट्ट जो है इनकी कास्ट है। तो ये एक सिस्टमैटिक, अगर मैं इसका बिट्टू नाम रखता, ठीक है, तो वो तो चलो रख दिया, दो भी हो सकते, एक ही बंदे के दो नाम हो सकते हैं। होते ना, हम अक्सर कहते हैं निक नेम क्या है, एक तो आपका सिस्टमैटिक ना, मानिए एक निक नेम जैसा है जो कि रख दिया गया है, किसी ने रखा है किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, तो वो रह गया। तो ये वाला मगर क्या है हमारा, ये जो है हमारा सिस्टमैटिक है, जैसे जाहिद, यूसुफ भट्ट। सो देयर आर, यू कैन सी क्लियरली, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द नेम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स द नेम ऑफ दैट person. Now probably the second part indicates the father's name and the third part indicates क्या बेटा, शाबाश, ये जो है ये कास्ट है। तो इस नाम से पता चलता है ये मेल होगा, ठीक है, he will be from this part, तो कश्मीर का ऐसे जो होगा, ठीक है। तो that means it conveys some information, ठीक है, और बाज़ाब्ता इसके पार्ट्स होते हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं उनके कॉमन नेम्स होते हैं जिनसे कोई पता नहीं चलता, मगर जो IUPAC नाम होते हैं, ठीक है, उनके बाज़ाब्ता जो है डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, ध्यान से देखो बेटा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके हमारे पास जो है वो 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको सीखने हैं एक एक करके पार्ट, जैसे इस नाम के 3 पार्ट थे, IUPAC के 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स। एवरी पार्ट ऑफ द नेम इंडिकेट्स सर्टन कैरेक्टरिस्टिक, हर कोई जो है एक पार्ट जो है एक चीज बताता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो हम एक एक करके इन 5 पार्ट को जो है वो सीखेंगे, ये क्या है और क्या इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इनका है रूट, ठीक है, रूट। तो एक पार्ट इसका रूट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट क्या बताता है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। रूट हमें बताता है कि इसमें जो कार्बन का चेन होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप और द सबस्टिट्यूशन, उसमें कितने कार्बन हैं, ठीक है, तो वो आपको रूट देता है। हम अभी एक एक करके इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वही तो हमारा जो है वो पूरा जो है टॉपिक होगा कि IUPAC जो है उसमें कौन सा पार्ट क्या इंडिकेट करता है, रूट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम रूट देखेंगे, उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा पार्ट इसमें रहेगा वो, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सुफिक्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी सुफिक्स। सुफिक्स जो वर्ड के बाद आए, रूट के बाद आएगा, प्राइमरी सुफिक्स। सुफिक्स जो है यहाँ पर क्या देता है, ये हमें देता है लिंकेज बिटवीन द कार्बन्स, कार्बन के बीच में कैसा लिंकेज है। दैट मीन्स कि इन कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, वो हमें यहाँ पर ये इंडिकेट करता है। सो ये हमें लिंकेज बताता है। एक एक करके मैं बताने जा रहा हूँ अभी दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है बेटा, तीसरा पार्ट इसमें है सेकेंडरी सुफिक्स। क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स क्या देगा हमें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमें देता है फंक्शनल ग्रुप। क्या देता है, फंक्शनल ग्रुप। तो इसने क्या दिया बेटा, इसने दिया नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, इसने क्या दिया, लिंकेज बिटवीन कार्बन्स, लिंकेज बिटवीन कार्बन्स, और ये क्या देता है, ये देता है आपको फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, इसका एक्चुअली फैमिली जो है ना वो यहाँ से ही पता चलता है, सेकेंडरी सुफिक्स से। सो 3 पार्ट मैंने बताए, रूट, प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। उसके बाद आपको इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स भी है। देखो क्या है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स रूट से पहले जो है तब इसको प्रीफिक्स। ये हमें बताता है वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट।
अगर साइक्लिक है तो ये यहाँ पे साइक्लो लिखा होगा। तो साइकिल देखो, मैंने आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन हो सकते हैं या क्लोज चेन। रिंग, अगर रिंग वाला है तो वो साइक्लिक होगा, तो उसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। और फिर हमारे पास लास्ट में सेकेंडरी जो है प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये हमें क्या देता है? ये देता है हमें सबस्टिट्यूएंट्स, जो हमने अभी तक उसमें कवर किए। फंक्शनल ग्रुप जो आपका है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, और एक चेन में जितने कार्बन कवर हो गए, उनके बाद जो भी चीज बच गई उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? दैट इज नोन एज सबस्टिट्यूएंट, और वही होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सो IUPAC में आपको कितने पार्ट होते हैं नाम के? 5 पार्ट बेटा। एक रूट, दूसरा प्राइमरी सुफिक्स, तीसरा सेकेंडरी सुफिक्स, चौथा प्राइमरी प्रीफिक्स, और पांचवा जो है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। ठीक है, तो ये 5 पार्ट जो है आपको याद रखने हैं। जैसे किसी के नाम के भी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 3 पार्ट बताए, इसको हर एक पार्ट एक एक चीज कन्वे करता है। ठीक है, जैसे मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लिखता हूँ, फिर मैं पार्ट्स उसके बताऊंगा, और उसके बाद हम एक एक करके ये जो है डिस्कस करेंगे। जैसे मैं एक कंपाउंड यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, आई एम राइटिंग दिस कंडेंसर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, CH2CH2OH। ध्यान से देखिए बेटा, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेन मिथाइल ब्यूट एंड और। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आप देखिए बेटा, इसमें कौन सा पार्ट क्या है? सबसे पहले जो रूट है, रूट हो गया ये 1 2 3 4, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो ये, दिस इज एक्चुअली रूट। ये ब्यूट जो है 4 के लिए यही होता है, सबके लिए हम एक एक करके बताएं। दिस इज द रूट, ब्यूट। ठीक है, फिर ये जो आपका एन है, एन बताता है सिंगल बॉन्ड ये है सारे, अगर एक डबल होगा तो इन होता। तो ये आपका जो है, ये आपका है क्या बेटा? प्राइमरी सुफिक्स। क्या है? प्राइमरी सुफिक्स। ये इसमें प्राइमरी सुफिक्स है। ठीक है, और ये ऑल जो है, ये अल्कोहल, ये अल्कोहल फैमिली का ये जो आपका है। सो दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। ठीक है, और इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स वो है नहीं, ये ओपन चेन है, तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है कुछ भी नहीं है, साइक्लिक नहीं है, तो वो है ही नहीं। हाँ, सेकेंडरी सुफिक्स सबस्टिट्यूएंट है। देखो ये कवर हो गया ना यहाँ पर, ये 4 ब्यूट पे, ये तो कवर हो गया, मगर ये रह गया, ये जो रह गया दिस इज मिथाइल। तो ये मिथाइल जो है ये आपका आ गया क्या बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो आप देखिए इस नाम के आपको 4 पार्ट्स मिले। ठीक है, मिथाइल ब्यूटेन। फिर इनका नंबरिंग वगैरह भी होता है, जैसे यहाँ से नंबरिंग होगा, वो हमें सारा सीखना बेटा। कि 3 पे फिर हम लिखते हैं, 3 पे मिथाइल है, ब्यूट है। ठीक है, एन और 1 पे ऑल है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो हम आगे आपसे बात करेंगे उस पर। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि IUPAC में जो है यहाँ पर इस तरह से हम IUPAC डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा मैं कॉमन वाले भी आपको बताऊंगा, कि कॉमन भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। कभी आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट उससे पहले हम ये वाला जो है, ये वाला डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है ये? शाबाश, ये जो आपका IUPAC का नॉमेनक्लेचर। पहली बात क्या याद रखनी है? देखो मोटी मोटी बातें याद रखनी है कि इसके 5 पार्ट्स है, रूट, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये देता है नंबर ऑफ कार्बन, ये देता है लिंकेज, ये देता है फंक्शनल ग्रुप्स, ये देता है आपको साइक्लिक है कि नहीं है, और ये हमें सबस्टिट्यूएंट बताता है सेकेंडरी। जैसे हमने इस कंपाउंड को जो हमने यहाँ पर ये लिया, इसका IUPAC नाम मैंने आपको बता दिया, और इसका बता दिया कितने पार्ट्स हैं, कौन कौन सा पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले अब हम क्या डिस्कस करने जाएंगे? हम करेंगे डिस्कस बेटा इसमें रूट। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पर हमारे पास है, अब दैट इज रूट। तो रूट जो है किस तरह से हम यहाँ पे बताएंगे। रूट जो है हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है उसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, उसमें कितने कार्बन हैं।
कितने कार्बन है, बस ये देखना है हमने। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो वो हम बाद में बताएंगे बेटा रूल्स में कि कंटेनिंग, जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा और सबस्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वही वाली चेन लेनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो अगर इसमें ये जो आप देख रहे हो कि लॉन्गेस्ट चेन, अगर इसमें एक कार्बन होगा, या आप पहले भी पढ़ते हो बेटा क्लास 10th में, मैं फिर से वो बेसिक चीज़, तो मिथ है ना, आगे यार मिथ, इसका रूट जो है वो मिथ होता है। अगर 2 कार्बन हैं तो ये क्या है, इथ। अगर 3 कार्बन हैं तो शाबाश बताते जाओ, प्रोप। 4 कार्बन हैं तो ब्यूट। बेटा एक बार आपको ये सीखना पड़ेगा बेसिक, अगर कहीं है परेशानी तो वो दूर होनी चाहिए। पेंट 6 कार्बन है तो बेटा हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, ठीक है ना। एंड 8 कार्बन है, क्या कहेंगे इसको बेटा, शाबाश, ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन। 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। और भी हैं, अगर आप आगे चलते रहोगे बेटा तब भी आप, जैसे 11 में हो गया अनडेक, है ना, डो डेक, ऐसे। तो 11 में आप देखो 11 कार्बन इज अनडेक, ठीक है। 12 कार्बन जो है वो हो गया डो डेक, एंड सो ऑन। इस तरह से आप जो है अगर 20 अब पहुंच गए 20 कार्बन पे, तो उसका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोसा। क्या कहते हैं, इकोसा, इकोसा, ठीक है। फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, इकोसा। फिर अगर 21 होगा देन 21 हो गया, फिर अन इकोसा। हाँ, क्या हो गया, अन इकोसा, अन इकोसा, ठीक। तो इस तरह से और भी आप जो है बेटा यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर 30 है 30, ठीक है, डो इसको हो गया, फिर डो इकोसा वगैरह, ठीक है। अगर 30 कार्बन है, ठीक है, तो उसको आप कहते हैं ट्राइकॉन्ट। क्या कहते हैं, ट्राइकॉन्ट, ठीक। फिर अनट्राइकॉन्ट वगैरह है, ठीक है। अगर 40 कार्बन है तो क्या कहेंगे, बताओ, शाबाश, खुद ही बताओगे। ट्राई था, ये क्या था, ये क्या होगा आप, टेट्राकॉन्ट, ठीक है, एंड सो ऑन, हेक्सा, ठीक है। और 100 कार्बन तक, ठीक है, तो इसको आपको पता है हेक्टा कहते हैं। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर द रूट, ठीक है। इसमें आपको बेटा 10 कार्बन से ज़्यादा शायद वो हम लिख भी नहीं पाते हैं, और पता होना चाहिए, कहीं कभी कभी जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हम 40 को टेट्राकाउंट, फिर 50 60, हाँ, ठीक है। इस तरह से ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सी द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जैसे आपने ये देखा 1 2 3 4, ठीक है। 4 देखा, 4 के लिए क्या है बेटा, 4 के लिए ब्यूट, तो आपने ब्यूट लिख दिया, ये आ गया ब्यूट। 5 होगा पेंट लिखेंगे, 10 होगा डेक लिखेंगे। तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप सीधा सीधा जो है यहाँ पर बता सकते हो कि इस कंपाउंड का रूट क्या है, पहचानना है रूट क्या है। ये तो था पहला पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, विच इज नोन एज द रूट। उसके बाद रूट के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, रूट के बाद हमारे पास आता है क्या, प्राइमरी सुफिक्स। क्या आता है, प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स। तो इसके बाद हम प्राइमरी सुफिक्स पे बात करने जा रहे हैं, प्राइमरी सुफिक्स। तो ये पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट, प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स। तो इस प्राइमरी सुफिक्स में हमें क्या मिलता है, ये हमें देता है लिंकेज बिटवीन द कार्बन्स, लिंकेज बिटवीन कार्बन्स, इट गिव्स लिंकेज बिटवीन कार्बन्स। अगर हमें सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे,
ठीक है, अगर ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे, अगर ओनली जो है सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, तो उस वक्त जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन, ANEN, ठीक है, वो होगा एन। और अगर इसमें डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड हुआ, इफ देखो अगर बहुत सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और एक भी डबल बॉन्ड हुआ तो उसको हम कहते हैं इन, ठीक है। हाँ, अगर दो डबल बॉन्ड किए, दो डबल बॉन्ड, ये याद रखना, ये थोड़ा सा, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अगर दो डबल बॉन्ड हुए, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये दो डबल बॉन्ड हुए तो इसको डाई इन, मगर इसको साथ ए लगाते हैं, एडाइन, ठीक है। इसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है तो हम क्या लिखेंगे उसको, उसको लिखेंगे शाबाश YNE, ठीक है, YNE। और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हुए, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हुए तो क्या लिखेंगे फिर, DYNE, एडाइन, ठीक। तो ये जो है आप यहाँ पर जो है वो बता सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है, क्या है, तो ये लिंकेज देता है। अब आप अगर इस पे आएंगे, आप देखो बेटा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा लिंकेज है, सो यू विल फाइंड ओनली सिंगल बॉन्ड्स, है ना, यू विल फाइंड, यू डोंट हैव एनी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आप एन लिखेंगे, ये देखो एन लिखा हमने, AN। अब ई क्यों हमने ड्रॉप किया, क्योंकि दो वॉवेल आते हैं, वो यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है, तो उसकी वजह से हम इसको, ये हम बताएंगे आपको, रूल्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स तो हो गए, आसानी से हो गए। ज़रा अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल एक लिखूँ, CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH3, ज़रा इसका नाम अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और आपसे पूछूं, देखो यहाँ पर जो है हमें रूट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, सो रूट विल बी, रूट क्या है बेटा, हेक्स, है ना, रूट क्या होगा, हेक्स। फिर जो प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, जरा बताओ, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स कहीं डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस डबल बॉन्ड की वजह से इसका यहाँ पर आएगा इन, ठीक है, क्या आएगा, इन, शाबाश। तो फिर क्या रह गया, और क्या है, ये दो तो आ गए, तो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, ये आपका एज सबस्टिट्यूएंट हमेशा होता है, तो ये हम आपको आगे बता देंगे। सो इसका मतलब ये वाला जो है ये क्लोरो है, क्या नाम है इसका, क्लोरो, मगर ये आपका जो है ये सबस्टिट्यूएंट रहेगा, सो दैट मीन्स इट विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये क्यों नहीं फंक्शनल ग्रुप है, आगे क्यों नहीं लिखा हमने, वो हम आगे आपको रूल्स में बताएंगे। सो देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, शाबाश, इसका नाम, अगर हम इसको नंबरिंग भी दें, बाद में मैं सिखाऊंगा कैसे नंबरिंग देते हैं हम, तो अभी मैं बता सकता हूँ, यहाँ पर 5 पे पहले तो ये लिखना पड़ेगा, 5 क्लोरो, है ना, 5 क्लोरो, देन हेक्स, हेक्स किस पे इन है, शाबाश, 2 पे, 2 इन, हेक्स 2, ठीक है, तो ये नाम हो गया इसका। तो ये आपका जो है रूट वगैरह, जितनी एग्जाम्पल्स हम आगे जाते हैं, आगे जाके करेंगे, उतना आपको इसमें ग्रिप आएगा, कैसे हम फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, कैसे बाकी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट द प्राइमरी सुफिक्स, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो है हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट विल बी शाबाश सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं इसको बंद करता हूँ।
ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखो। वो हम अब बताने जा रहे हैं आपको कि आपका सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स जो है ये क्या करता है, ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट गिव्स द फंक्शनल ग्रुप, इट गिव्स द आइडिया अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आपने पढ़ी होती है इसकी डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है ये सेकेंडरी सुफिक्स। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा एटम होता है या एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम होता है जो एक्चुअली विच कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जिसकी वजह से जो है वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कंट्रोल हुई होती है। ठीक है, सो इट इज एन एटम, एटम एक एटम हो सकता है, जनरली ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, एटम और ग्रुप विच कंट्रोल्स या डोमिनेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। एक्चुअली आप बेटा ये समझिए कि ये क्या करता है, ये उसकी फैमिली बता देता है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिलीज में आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऑर्गेनिक, इसलिए इनको फैमिलीज में ये किया गया है, तो फंक्शनल ग्रुप से इनकी फैमिली पता चलती है। और जैसे वहाँ पर होगा, कहीं लिखा होगा OH, बेटा समझ लेना कि ये जो है इस फैमिली का नाम है अल्कोहल्स। तो ये अल्कोहल बहुत बड़ी फैमिली है, अल्कोहल की फैमिली, और इनको हम डिस्कस करते हैं। फिर जब आप जो 11th के बच्चे हैं उनको क्लास 12th में फिर ये पूरा चैप्टर होता है अल्कोहल्स का। ठीक है, अगर ऐसे होगा CHO कहीं, तो इनको हम कहते हैं एल्डिहाइड्स। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। पूरा चैप्टर एक होता है एल्डिहाइड्स का। तो ये जो है, ये फंक्शनल ग्रुप जो है, इसकी इंफॉर्मेशन, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पहचानना होता है किस फैमिली का है। उस फैमिली के जो प्रॉपर्टीज जो होती हैं ऑलमोस्ट जो है बहुत मिलती जुलती है उन फैमिली मेम्बर्स के। जैसे अल्कोहल्स की फैमिली, फिर अल्कोहल जो है छोटे अल्कोहल हो सकते हैं, बड़े अल्कोहल हो सकते हैं, मगर कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली उनकी एक जैसी तकरीबन होती हैं, इसी की वजह से वो होती है। तो एक्चुअली विच कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, और जिसकी वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आती है, उसी को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यही फंक्शनल ग्रुप जो है कौन सा होगा और इसका नाम क्या होगा, वो आपको सीखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप पहचानना, उसको सीखना। देखिए बेटा, अगर आपको किसी भी कंपाउंड में मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ, अल्कोहल से। अगर आपको कहीं OH ग्रुप है, क्या है? OH, एंड इट इज देन लिंक्ड टू सम अल्काइल ग्रुप, तो आप समझ लेना इस फैमिली का नाम है अल्कोहल। क्या है बेटा? ये अल्कोहल्स, फैमिली इसकी अल्कोहल्स है। और इसका जो फैमिली नाम है, फैमिली जो है इसकी क्या है बेटा? शाबाश, अल्कोहल है। और इसका जो यहाँ पर जो सुफिक्स होगा, जो सेकेंडरी सुफिक्स होगा, वो क्या होगा? याद रखना है इसका अल्कोहल्स का, वो होगा OL। क्या होगा बेटा? OL, उसका नाम OL। तो आपको इसका मतलब, जो ही आप ग्रुप देखेंगे तो पहला काम आपने यही करना है, ये किस फैमिली का है। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है, और अगर OH होगा तो अल्कोहल में डाल देंगे, अगर यहाँ पर एलिफेटिक ये है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है, जो वहाँ पर आपको प्रेजेंट होगा। अगर बेटा ये वहाँ पर CHO होगा, ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ ये ऐसे लिखा होता है, अगर मैं खोल के लिखूं, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा होता है कभी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इट विल बी रिटन लाइक दिस, C_O और H में खोल के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और इसके लिए जो सुफिक्स है बेटा, दैट इज AL। ठीक है, अगर ऐसे हुआ CO हुआ, ठीक है, CO, दिस टाइप ऑफ जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं बेटा? कीटोन, कीटोन। और इसके लिए सुफिक्स है ON, ONE, ON, कीटोन।
या ये कभी ऐसे लिखा होगा या उन्होंने ऐसे लिखा होगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डाइवेलेंट है, ये डाइवेलेंट है, 2 वैलेंसीज यहाँ से वो क्या होंगी उसी हिसाब से तो पूरा कंपाउंड बनेगा। तो ये कीटोन, ठीक है बेटा, तो समझ आ रहा है ये। इसी तरह से अगर हमारे पास ऐसे होगा COOH, ठीक है, तो इसका क्या आप जानते हैं, इसको कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका यहाँ पर हम लिखेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर अब इसके डेरिवेटिव्स हमारे पास होते हैं, बहुत सारे डेरिवेटिव्स इसके होते हैं, जैसे CONH2, ठीक है, CONH2। इसको भी अगर इसको कभी खोल के लिखा होता है बेटा, पहले मैं यहाँ पर इसको खोल के, क्योंकि फिर परेशानी होती है। इसको C डबल बॉन्ड O ऐसे OH, ये कन्फ्यूजन होता है कभी कीटोन और अल्कोहल जो है मिला हुआ नहीं, अगर साथ साथ ऐसे हैं तो दिस विल बी, ये क्या होगा बेटा, ये आपका जो है वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका ऐसे नाम हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर अब इसके डेरिवेटिव्स होते हैं CONH2, ठीक है, तो इस OH के बदले NH2 आ गया, तो इसको हम कहते हैं दीज आर एमाइड्स, ठीक है, ये एसिड एमाइड या एमाइड कहते हैं। तो इसका जो है सीधा हम एमाइड ही, हम एक एक करके सबका नाम लेंगे बेटा, एक एक फैमिली में एक एक एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल मैं आपको सिखाऊंगा इनका नाम कैसे देते। तो ये ऐसे होगा CONH2, अगर हम खोल के लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, एमाइड। तो इसी तरह से हमारे पास जो है इसके और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास हैं। तो वो आप देख लेंगे, इधर 1-2 बार लिखेंगे, याद करेंगे तो ये याद भी हो जाएंगे हमारे पास। जैसे फिर से मैं यहाँ पर जो है लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास अब वहाँ पर होगा COCl, ठीक है, COCl ऐसे हैं या ऐसे लिखा होगा COCl, ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है। तो इसको हम जो नाम है वो लिखते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। और इसका जो सुफिक्स है वो है OL क्लोराइड, OYL, OL क्लोराइड। आप समझ रहे हो, ठीक है, ये लिखना है। साथ साथ आप ये नहीं कि कॉपी पे है, आप जो है एक बार कॉपी पेन लेके इनको लिखना है। मैं भी यहाँ पे लिख के रख सकता था, फिर आपको बताता ये चीज़ है, मगर ये जब लिखोगे ना तो इसका रिवीजन होता है माइंड में, जो है वो बार बार लिखने से इसमें और रिवीजन होता है। तो ये एसिड क्लोराइड है, जैसे कहीं लिखा होगा ऐसे, एसिड क्लोराइड और OL क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह से इसमें ऐसे आ सकता है COOCO, ये ऐसे, कभी ऐसे जो है वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम भी कभी कभी आपको होता है। तो दैट इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इस तरह से एक सिस्टम आपके पास आता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एनहाइड्राइड। क्या लिखते हैं? एनहाइड्राइड। सबसे लंबा फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड, ठीक है। और इसका जो है वो लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। सबका पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। अच्छा, एक और है बहुत ही प्यारा ग्रुप, दैट इज COOR, ऐसे, ठीक है। ये आपका R होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप कोई है COOR, ठीक है। तो H के बदले H, जैसे यहाँ पर H था ना, तो H के बदले R है, ठीक है। ऐसे मैं लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O और R होता है कोई अल्काइल ग्रुप होगा, H के बदले मिथाइल CH3 वगैरह होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज एस्टर। These are sweet smelling compounds which is called ester, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? एस्टर। और इसके लिए जो है वो है OH, ठीक है। तो और भी हमारे पास है, मैं और भी लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास और भी हमारे पास है जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, थायोल वगैरह, ठीक है, SH होगा। चलिए वो भी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ इनको।
लिखना है, बार बार लिखना है बेटा, ठीक है। तो ये याद भी हो जाएंगे। इनका फैमिली का जो है वो नाम बताते हैं, फैमिली वाला नाम इनका, ठीक है। तो फैमिली का नाम आपने पहचानना है, मैंने खोल के भी बताया, ठीक है। एसिड क्लोराइड कौन सा है, एनहाइड्राइड कौन सा है, एस्टर कौन सा है, ये एक्चुअली सारी जो है, ये जो मैं अभी बता रहा था, ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसमें अब अगर हमारे पास कभी नाइट्रोजन वाले होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन वाले अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दें आपको कि जैसे CN होगा कहीं, ठीक है, तो इसको कहेंगे साइनाइड्स, ठीक है। तो इसका सुफिक्स जो है वो हम लिखते हैं नाइट्राइल, क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। अगर NC है तो इसको लिखते हैं आइसोसाइनाइड्स, इनको कहते हैं, या यहाँ पर इनको आइसोनाइट्राइल लिखते हैं, ठीक है। NH2 हो सकता है, इनको हम एमाइन्स कहते हैं, ठीक है। तो एमाइन ही इनका नाम भी लिखते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ नाइट्रोजन वाले, मगर वो फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो उनमें नहीं आता, तो इसलिए हम वो दूसरे कैटेगरी में डालते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। हाँ, सल्फर वाले कभी होते हैं SO3H, ठीक है। तो इसमें हम इसको सल्फोनिक एसिड्स होते हैं ये, ठीक है, सल्फोनिक ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड्स सल्फर वाले। हाँ, सल्फर वालों में हमें SH भी मिलता है कहीं, इसको हम जो है थायोल लिखते हैं, थायोल्स, हाँ, थायोल, THIOL, थायोल, थायोल यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके पास बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, तकरीबन मैंने सारे टच किए, ठीक है। हाँ, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, जैसे C डबल बॉन्ड C, इसको भी एज फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं, जैसे ये अल्कीन्स होते हैं, और इनके लिए ईन जो है हम लिखते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कहीं, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर हम जो है ये होते हैं अल्काइंस, और इनके लिए YNE यूज होता है, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द नॉमेनक्लेचर, जो हमने आपको बताया। पहले रूट बताया, रूट क्या होता है, उसके बाद आपको बताया बेटा कि प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है जो लिंकेज देता है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा, आप ये जो है मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जब तक ना आपको ये याद रहेंगे, ठीक है, तब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। तो इनको 1-2 बार आप यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, मैं आगे भी चलता, मगर जब तक ना आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, याद करेंगे, तब तक आगे चलने का कोई मकसद नहीं है। तो आप ये पहले याद करिए, चलिए।